हेलो स्टूडेंट, भूमंडलीकरण चैप्टर से हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। यह है विजय, बीमारी और व्यापार। तो देखते हैं इस वीडियो के बारे में कुछ। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया तो पश्चिमी सागर को पार करते हुए वे अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। क्या हुआ, 16वीं शताब्दी तक जो यूरोपीय थे वो केवल एशिया तक ही व्यापार करते थे, उन्हें अमेरिकी देशों की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वो अमेरिकी देशों को पहुँचे तो उन्हें लगा कि अब इस क्षेत्र में भी व्यापार किया जा सकता है। इससे पहले सदियों से हिंद महासागर के पानी पर फैलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। मतलब अमेरिका की खोज से पहले जो व्यापार होता था वो केवल एशिया तक या हिंद महासागर के रास्ते ही हुआ करता था। लेकिन जैसे ही भारत में यूरोपियों का प्रवेश हुआ, मतलब यूरोपियों ने जैसे भारत को उपनिवेश बनाया, ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाया, तो यूरोपी जो थे वो भारत को ही केंद्र बिंदु मानने लगे, क्योंकि पूरा भारत उनका उपनिवेश बन चुका था। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। जब तक अमेरिका दुनिया से अलग थलग था तब तक उसका किसी भी महाद्वीप से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी खोज हुई तो जो अमेरिकी देशों की जो फसलें थी, जो वहाँ के खनिज पदार्थ थे, उनका दुनिया भर के देशों के साथ में व्यापार शुरू हो गया। आज के पेरू, मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। जो आज का पेरू है और मैक्सिको है, वहाँ उनकी खदानों से जो कीमती धातुएं निकलती थी, उन कीमती धातुओं का व्यापार एशिया के सभी देशों के साथ में शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी के आते आते यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। मतलब जब तक लोगों ने 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का एक समय गुजरा, तब तक अमेरिका की जो धन संपदा थी, इसकी चर्चा पूरे विश्व में शुरू हो गई, पूरे विश्व में शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, इन्हीं की मदतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। अब जब लोगों को ये लगने लगा कि एल डोराडो या वहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत ही धन संपदा से भरपूर है, तो सबसे बड़ी खबर ये आई कि एल डोराडो सोने का शहर, और लोग एल डोराडो को ढूंढने चल दिए। 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया। जब तक 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य तक का जो समय था, इतने समय में लोग अमेरिकी देशों के साथ व्यापार और उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो उन्हें ये भी लगने लगा कि अगर अमेरिकी देशों के साथ व्यापार के साथ साथ अगर उस पर हमारा आधिपत्य हो जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, मतलब अमेरिका को भी उपनिवेश बनाया जाए, ऐसा विचार उनके दिमाग में आने लगा यूरोपियों के। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक के ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। ऐसा नहीं था कि यूरोपीय सेनाएं बहुत ही ताकतवर थी, उनके पास उन्नतशील हथियार थे, उपकरण थे, इसी वजह से वो जीतती थी। नहीं, यह हथियार कुछ और नहीं था। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिक और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे। जब यूरोपियों ने अमेरिका को उपनिवेश बनाने का प्रयास किया तो इसमें उन्होंने उन्नतशील उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने चेचक जैसे कीटाणुओं का प्रयोग किया। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग होने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। क्योंकि अमेरिकी जो देश थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह, ये विश्व से काफ़ी लंबे समय तक अलग थलग रहे थे, तो इन लोगों के शरीर में वो क्षमता नहीं थी कि किसी भी रोग से ग्रसित हो जाएं और उससे अब खुद से ही ठीक हो जाएं। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। अब जब इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो जो चेचक थी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखा। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जो कि संक्रामक रोग है, किसी एक व्यक्ति को होगा तो धीरे धीरे ये सबको अपनी चपेट में ले लेगा। तो इसी तरह से इसने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। ऐसा नहीं था कि यूरोपीय जाएंगे तभी ये बीमारी फैलेगी, नहीं, अमेरिका में फैल चुकी है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोगों को भी ये हो रही थी। इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो गया। जब इतनी भयानक तरीके से बीमारी फैली कि पूरे के पूरे समुदाय ख़त्म हो गए, तो यूरोपियों के लिए अमेरिका में
रहने बसने का रास्ता आसान हो गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। बताया गया अगर बंदूकों से हमला किया गया होता तो उसे छीन करके या अपने पास नई बंदूकें बना करके या कुछ भी करके हम उसका प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कीटाणु थे और ऐसे कीटाणु थे जिनका यूरोपियों के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं था। प्रभाव था तो उससे लड़ने की क्षमता थी या उसका इलाज इनके पास था, जबकि अमेरिकियों के पास इस कीटाणु का कोई इलाज नहीं था। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। अब जब अमेरिका का रास्ता खुल चुका था तो यूरोप में रहने वाले ऐसे लोग जो वहाँ की समस्याओं से ग्रसित थे भाग करके अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। अमेरिका में जो अफ्रीकी देशों से भी लोगों को पकड़कर लाया जाने लगा, यूरोपीय पकड़कर लाने लगे और उनसे यूरोपीय देशों के लिए या यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया और दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। क्या हुआ? जब यूरोपियों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, अफ्रीका और अन्य देशों से मजदूर लेकर के अफ्रीका में उत्पादन करा जाता और उस उत्पादन को जो भी उत्पाद होते उन्हें यूरोपीय बाज़ारों में बेचा जाता, तो धीरे धीरे जो अफ्रीकी थे वो वहाँ अपना केंद्र बना लिया और वहीं रह करके उत्पादन शुरू कर दिया। इधर 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत ही दुनिया के सबसे धनी देशों में गिने जा रहे थे। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, क्योंकि क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय देश भारत होने के कारण और समुद्र तट से लगे होने के कारण चीन और भारत में आवाजाही बहुत बेहतर तरीके से हो सकती थी। तो चीन ने क्या किया, दूसरे देशों से खुद को अलग थलग कर लिया, मतलब अलग रहने लगा। चीन की व्यापार में जब भूमिका घटने लगी तो अमेरिका का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि अमेरिकी देशों में बहुत सारे उत्पादन हुआ करते थे, बहुत सारी फसलें थी और बहुत सारा खनिज था। तो इस तरह से चीन की भूमिका घटने लगी और अमेरिका की भूमिका बढ़ने लगी। जब अमेरिका की भूमिका बढ़ने लगी, अमेरिका से उत्पादन होकर के यूरोप आने लगा, तो व्यापार का केंद्र यूरोप हो गया। ये वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं और अगले वीडियो में हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।